अब देखो आर्थिक घटनाक्रम देखते हैं। ठीक है, आर्थिक में क्या क्या हुआ। तो वर्तमान में ना भारत महारत्न कंपनियों की संख्या 14, नवरत्न कंपनियों की संख्या 24 है दिसंबर 2024 की स्थिति में, है ना। टोटल कितनी हो गई, महारत्न कंपनी कितनी हो गई, 14 हो गई, और नवरत्न कंपनी कितनी हो गई, 24 हो गई। तो कौन कौन सी है, देखो लास्ट लास्ट में ना अभी ना पिछले साल ऐड हुआ था ये RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। ठीक है, लेकिन अभी इस बार 14 हुए हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऐड हुआ है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ऐड हुआ है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऐड हुआ है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ऐड हुआ है। और देखो तो सबका लिस्ट देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड GAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। ठीक है, उसके बाद में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC। ठीक है, REC, और ऑयल इंडिया लिमिटेड यहाँ पे शामिल हो गई है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हो गई है। अब देखो नवरत्न कंपनी पहले कम थी, मतलब 14-15 थी पिछले साल, अभी बढ़ गई है। तो देखो पर क्या क्या है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेल, इंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, NBCC इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड NCL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, ONGC इंडिया लिमिटेड विदेश, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCF, और इंटरनेशनल रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON, राइट्स लिमिटेड RITEC। देखो अभी ये देखो ये सब नया नया है ना, 14-15 के बाद राइट्स लिमिटेड, राइट्स अभी नया शामिल हुआ है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान IRDA, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, केंद्रीय भंडारण निगम CWC, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HUDCL, रेलेटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड RCIL, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCCI, NHPC लिमिटेड, और साथ ही साथ में SJVN लिमिटेड, ये सब है। ठीक है, नवरत्न में 24 और महारत्न 14। RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े दिसंबर 2024 तक, तो ये देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है ना वो हमारी 6.50% है। ठीक है, जिस रेट से बैंक लोन लेती है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। कैश रिजर्व रेशियो ना 4.25% है। कैश रिजर्व रेशियो ना 4.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो ना 6.75% है, और बैंक रेट ना 6.75% है, तो दोनों सेम है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो जो है ना 6.75 और बैंक रेट 6.75। कैश रिजर्व रेशियो 4.25 है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये हमेशा से 18% बहुत दिनों से चला आ रहा है। रिवर्स रेपो रेट ना 3.35% है, और रेपो रेट ना 6.50% है, बहुत दिनों से ऐसा ही है। SLR तो पता नहीं कितने दिनों मतलब कितने साल लग रहा है, साल हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में स्थापना ना 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और वर्तमान गवर्नर चेंज हो गए हैं RBI के। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के गवर्नर हैं। मल्होत्रा याद रखिएगा, मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, RBI के 26वें नंबर के गवर्नर संजय मल्होत्रा बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बजट देख लेते हैं 2024-25 व आर्थिक समीक्षा 2023-24। ठीक है, केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया। देखो कितना व्यय हुआ, खर्चा कितना हुआ, तो 47,65,000
765 करोड़ रुपए कुल व्यय है। प्राप्तियां कितनी हैं? 30,80,000 समथिंग। निवल कल प्राप्तियां कितनी हैं? 26 लाख समथिंग। ठीक है। सकल बाजार उधारियां कितनी हैं? 16 लाख। राज्यों का हस्तांतरण हुआ है 22 लाख। जीडीपी वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है 10.5%। अनुमान लगाया गया है 10.5%। ठीक है। घाटे की प्रवृत्ति बजट अनुमान ना 2024-25 देखें तो राजकोषीय घाटा जो है ना वो 5.1% है जीडीपी का। ठीक है। राजकोषीय घाटा। उसके बाद में राजस्व घाटा ना है ना 2% है। और प्राथमिक घाटा जो है ना 1.5% है जीडीपी का। ठीक है। तो प्राथमिक घाटा कितना है? 1.5% है जीडीपी का। राजस्व घाटा है 2% जीडीपी का। राजकोषीय घाटा ना 5.1% है जीडीपी का। 2024-25 में केंद्र की बकाया देनदारियां जीडीपी का 57% अनुमानित है। मतलब जितना आएगा उसका 57% तो दे दिया जाएगा। ओके। भारत की आर्थिक विकास दर 2023-24 स्थिर भाव में देखें। ये स्थिर भाव है, मतलब 2011-12 के अकॉर्डिंग अनुमान किया जा रहा है। तो विकास दर ना बोला गया है कि 8.2% रहेगा, क्योंकि स्थिर भाव है तो स्थिर भाव में हमेशा थोड़ा कम रहता है। तो विकास दर बोला जा रहा है कि 8.2% रहेगा। देखो अभी इस बार हुआ है चेंज क्या हुआ है? औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, मतलब स्थिर भाव में। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, सेवा क्षेत्र में कम हो गया है 7.6%। ठीक है। और बाकी औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, फिर कृषि क्षेत्र में तो हमेशा से कम ही रहता है। तो कृषि क्षेत्र में हुआ है ग्रोथ 4.18। ठीक है। कृषि क्षेत्र में कितना हुआ है? 4.18% का, याद रखिएगा। जस्ट 3 ऐड कीजिएगा, फिर आएगा सेवा क्षेत्र में 7.6%। उसके बाद में 2 ऐड कीजिएगा और 2 ऐड करके तो आएगा औद्योगिक क्षेत्र 9.5%। सबसे ज़्यादा इस बार औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है। और मुद्रा स्फीति जो है ना, मतलब इन्फ्लेशन रेट रहा है 5.4% मुद्रा स्फीति रहा है। ठीक है। देखो ये नई कर दरें हैं। देखो 3 लाख तक ना कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो। लेकिन अगर इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख से 7 लाख है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब 7 लाख से 10 लाख के बीच में है ना तो 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में 10 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 12 लाख से 15 लाख के बीच में है ना तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 15 लाख से अधिक है, 12 से 15 के बीच में है तो 20 लाख देना पड़ेगा। और 15 लाख से अधिक है ना तो 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको। 15 लाख से अधिक है आपका इनकम तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख तक 20%, 10 से 12 लाख के बीच में है तो 15%। ठीक है। उसके बाद में 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 10%, और 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। देखो अब रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है ऋण और अन्य देयताएं से। जो ऋण लेते हैं ना उससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है 28%, और जाता भी है 20%। सबसे ज़्यादा पैसा भुगतान में, ब्याज के भुगतान में जाता है। आता भी 28% है और चला गया 20%। उसके बाद में सेकंड जो आता है ना पैसा हमको आता है इनकम टैक्स से। देखो 19%। इनकम टैक्स आयकर से ना 19% टैक्स आता है, मतलब पैसा आता है। ठीक है। उसके बाद में ना आता है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी से आता है 18% टैक्स। निगम कर से आता है, देखो सबसे पहले ऋण और अन्य देयता, मतलब कुछ उधारी ले उससे आ गया। फिर उसके बाद में आ गया इनकम टैक्स से। फिर उसके बाद में ना जीएसटी से आ गया 18%। फिर निगम कर से आएगा, निगम में जो टैक्स लगाता है घर वर का कर, वो 17% आ गया। केंद्रीय उत्पादन शुल्क ना 5%। कर रहित प्राप्तियां ना 7%, कर रहित प्राप्तियां 7%। सीमा शुल्क से 4% आता है। और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों से 1% आता है। ऊपर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऊपर का याद रखिए, सबसे ज़्यादा उधारी लेते हैं उससे आता है। फिर इनकम टैक्स से आता है। फिर तीसरे नंबर जीएसटी से आता है 18%। फिर निगम कर से आता है 17%। कहाँ जाता है? ब्याज भुगतान में 20% जाता है। फिर कहाँ जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो राज्यों को देना पड़ता है ना उनको, तो 20% देना पड़ता है। केंद्रीय क्षेत्र की अब योजनाएं चलाई जा रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वहाँ पे 16% जाता है।
उसके बाद में वित्त आयोग और अन्य अंतरण में ना, मतलब वित्त आयोग और सबको देना जो पड़ता है उसको 8% देना पड़ता है। केंद्रित प्रायोजित जो योजनाएं हैं ना उसमें 8% देना पड़ता है केंद्र की योजनाओं में, ठीक है। रक्षा में 8% लग रहा है, ठीक है, रक्षा में 8% लग रहा है। अन्य व्यय में लग रहा है 9%, और सब्सिडी में जा रहा है 6%, पेंशन में जा रहा है 4%, ठीक है। इस तरीके से हो गया। भारत में खनिज उत्पादन के नवीनतम आंकड़े देखते हैं तो लौह अयस्क ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, मतलब छत्तीसगढ़ उत्पादन में दूसरे नंबर पे है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में। तो उत्पादन में कौन सबसे ज़्यादा है? ओडिशा में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर छत्तीसगढ़ करता है, फिर कर्नाटक करता है, और भंडारण में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। उड़ीसा उत्पादन में भी नंबर 1 पे है, भंडारण में भी नंबर 1 पे है, और झारखंड भंडारण में सेकंड है, छत्तीसगढ़ तीसरे है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। कोयला में अगर देखें, कोयला में तो छत्तीसगढ़ ना पहले नंबर का है, पहले नंबर पे है। कोयला में उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, और भंडारण में ना झारखंड पहले नंबर पे है, ठीक है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है कोयला में, फिर झारखंड है, फिर उड़ीसा में है, और भंडारण में ना झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। बॉक्साइट में ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है उत्पादन? उड़ीसा में होता है बॉक्साइट का, और फिर गुजरात में होता है। और भंडारण देखें तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में, मतलब गुजरात पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है बॉक्साइट के मामले में, भंडारण में। और सबसे ज़्यादा उत्पादन ना बॉक्साइट का उड़ीसा में होता है, फिर गुजरात में होता है। कोयला में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, और लोहा में दूसरे नंबर पे है। ताम्र अयस्क में देखें तो तांबा में ना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा है उत्पादन में, और भंडारण में ना राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड में है भंडारण में। लेकिन उत्पादन में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन है होता है, फिर राजस्थान में, ठीक है। मध्य प्रदेश तांबा में पहले नंबर पे है। हीरा ना मध्य प्रदेश एकमात्र उत्पादक राज्य है, हीरा मध्य प्रदेश, ओके। स्वर्ण कर्नाटक, स्वर्ण के मामले में कर्नाटक नंबर 1 पे है, कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है सोने के उत्पादन के मामले में। और सोना सबसे ज़्यादा जो भंडारण में है ना बिहार में है, फिर राजस्थान में है, फिर कर्नाटक में है। भंडारण में बिहार में है, फिर राजस्थान में है, फिर कर्नाटक में है। और स्वर्ण ना सबसे ज़्यादा ना उत्पादन हुआ है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में। चांदी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ना उत्पादन हुआ है राजस्थान में, फिर कर्नाटक में, और भंडारण में कहाँ पे है? राजस्थान में, फिर झारखंड में है। तो चांदी उत्पादन में भी राजस्थान नंबर 1 पे है, और भंडारण में भी राजस्थान टॉप में है। सोने में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में सोना सबसे ज़्यादा होता है, और भंडारण में बिहार में सबसे ज़्यादा है। हीरा जो है ना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तांबा जो है ना मध्य प्रदेश में उत्पादन हुआ है, भंडारण राजस्थान में है। बॉक्साइट ना उड़ीसा में उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है, और गुजरात टॉप में है। कोयला में छत्तीसगढ़ आगे है, लौह अयस्क में उड़ीसा आगे है। सोना के मामले में कर्नाटक, और चांदी के मामले में राजस्थान। पेट्रोलियम खनिज ना जो अपतटी जो होता है ना, अपतटी मतलब समुद्र के किनारे किनारे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है, तो वहीं पे सब उत्पादन भी सबसे ज़्यादा हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ, फिर गुजरात में हुआ। और वैसे ही भंडारण में गुजरात सब ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र है। क्रोमाइट के मामले में ना उड़ीसा टॉप में है। क्रोमाइट में कौन टॉप में है? उड़ीसा टॉप में है क्रोमाइट के मामले में। जिप्सम के मामले में ना राजस्थान टॉप में है, और भंडारण में भी उत्पादन में भी जिप्सम के मामले में राजस्थान टॉप में है, जिप्सम में, ठीक है। जिप्सम चूना पत्थर जिसमें वो बनाया जाता है, जिप्सम के मामले में राजस्थान टॉप में है। जिंक धातु के मामले में भी राजस्थान टॉप में है, जिप्सम जिंक धातु दोनों के मामले में राजस्थान टॉप में है। मैग्नीज में ना मध्य प्रदेश, मैग्नीज मध्य प्रदेश टॉप में है, और उड़ीसा भंडारण में टॉप है मैग्नीज, और मध्य प्रदेश ना मैग्नीज के उत्पादन में टॉप है, फिर महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो निकिल के मामले में ना उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है निकिल, और भंडारण में भी उड़ीसा टॉप में है, ठीक है। निकिल फिर झारखंड है, तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा निकिल उत्पादन भी है, भंडारण भी है, ठीक है। टीन के मामले में ना छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक है, और भंडारण के मामले में राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में 35% है। यहाँ पे मुझे डेटा में वो है थोड़ा सा। कोबाल्ट ना सबसे ज़्यादा ना झारखंड में है, ठीक है। कोबाल्ट में ना देखो एकमात्र उत्पादक तो है टीन छत्तीसगढ़ में, ये तो सत्य है, लेकिन भंडारण के मामले में इसमें 35% ही भंडारण है।
कोबाल्ट के मामले में ना झारखंड टॉप में है, फिर ओडिशा, फिर नागालैंड। तो झारखंड में ना कोबाल्ट सबसे ज़्यादा मिलता है झारखंड। मैग्नीशियम के मामले में ना तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम तमिलनाडु में उत्पादन हुआ है, और भंडारण में भी तमिलनाडु टॉप में है मैग्नीशियम के मामले में। चूना पत्थर राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, उत्पादन हुआ है, और फिर मध्य प्रदेश में भी चूना पत्थर अच्छा खासा पाए जाते हैं। और भंडारण के मामले में आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है चूना पत्थर। ठीक है, उसके बाद माइका जो है ना, माइका अभ्रक बोलते हैं माइका को, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक मिलता है। आंध्र प्रदेश में जिसको चिकमिकी बनाया जाता है ना, उसको माइका अभ्रक बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा। डोलोमाइट में ना छत्तीसगढ़ टॉप में है, और भंडारण में भी डोलोमाइट में छत्तीसगढ़ टॉप है, और उत्पादन में भी डोलोमाइट में छत्तीसगढ़ टॉप में है। एस्बेस्टस में ना राजस्थान टॉप में है, भंडारण में भी उत्पादन में भी एस्बेस्टस में राजस्थान टॉप में है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। काइनाइट में ना झारखंड है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, और महाराष्ट्र ना भंडारण में ज़्यादा है, और झारखंड ना उत्पादन में काइनाइट में ज़्यादा है। यूरेनियम ना आंध्र प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडारण है, लेकिन उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला हो गया यूरेनियम में। यूरेनियम झारखंड का झातुगुड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है ना, तो आंध्र प्रदेश लेकिन उत्पादन में टॉप हो गया, झारखंड दूसरे नंबर पे है। थोरियम में ना थोरियम यूरेनियम का इसका है, केरल में सबसे ज़्यादा है, फिर झारखंड में, फिर बिहार उत्पादन के मामले में, लेकिन ये पूरे समुद्र के किनारे पाया जाता है थोरियम, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, वो पूरे कोस्ट लाइन एरिया में, और उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा केरल में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।